डियर स्टूडेंट देखेंगे बेटा आज की क्लास 12th की केमिस्ट्री। देखिए यहाँ पर कौन सा चैप्टर है बेटा क्लास 12th की केमिस्ट्री का, तो चैप्टर नंबर बेटा 3। चैप्टर का नाम है रासायनिक बलगतकी। तो मैंने आपको ये बात बता दूं, इसमें बेटा पार्ट 1 को पूरा कंप्लीट कर लिया है रासायनिक बलगतकी वाले चैप्टर में। आज हमारा पार्ट 2 है और इस पार्ट 2 में बेटा हम समझेंगे औसत अवक्रिया वेग क्या है। एकदम सीक्वेंस से 2D पॉइंट डिटेल डिस्कस कराते हैं बेटा। चैनल गरिमा क्लासेस 11th एंड 12th वाले पर आप बड़े आराम से वीडियोस को देखिए, एकदम क्रम से वीडियो पड़ी हुई है। जितना भी सिलेबस है बेटा आपका एक सीक्वेंस से क्रम से ही दे रहा हूं, जिससे कि आप बड़े आराम से स्टडी कर सको, कोई भी समस्या ना आए। ठीक, तो ध्यान पूर्वक आपको समझना है बेटा। आज का हमारा इस पार्ट 2 में कौन सा टॉपिक है, तो औसत अवक्रिया का वेग रासायनिक बलगतकी वाले चैप्टर 3 नंबर में। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं बेटा। आज की एकदम स्मार्ट तरीके से यहाँ पर समझेंगे सभी स्टूडेंट। देखो सबसे पहला जो टॉपिक मैंने अभी अभी आपको बताया, क्या बोला बेटा, औसत अवक्रिया का वेग। ये आपको यहाँ पर दिख रहा है मेरे भाई, औसत अवक्रिया का वेग। ठीक, क्या होता है औसत अवक्रिया का वेग, तो मैं आपको एक लाइन पढ़ के सुना देता हूं। यहाँ पर लिखा हुआ है, किसी रासायनिक अवक्रिया के किन्हीं दो समय अंतरालों के बीच का वेग औसत अवक्रिया वेग कहलाता है। सीधी सी बात, कोई रासायनिक अवक्रिया है और उस अवक्रिया के किन्हीं दो समय अंतरालों के जो बीच का समय है वही औसत अवक्रिया वेग कहलाता है। ये बात आपको याद रखनी है बेटा। तो क्या बोले, किसी रासायनिक अवक्रिया के किन्हीं दो समय अंतरालों के बीच का जो वेग है वही औसत अवक्रिया वेग कहलाता है। दैट इज राइट। क्लियर बेटा यहाँ तक। तो ये हुआ एक छोटी सी डेफिनेशन। नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट टॉपिक है बेटा, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। याद रखेंगे सभी स्टूडेंट्स, ये इतना मोस्ट इंपोर्टेंट नियम है। इसका नाम है बेटा द्रव्य अनुपाती क्रिया का नियम। द्रव्य अनुपाती क्रिया का नियम ये बोर्ड एग्जाम में अधिकांश से पूछ लिया जाता है बेटा, इसलिए बड़े ध्यान से समझोगे। सर द्रव्य अनुपाती क्रिया का नियम क्या है, किसे कहते हैं द्रव्य अनुपाती क्रिया का नियम, मोस्ट इंपोर्टेंट नियम है। तो समझेंगे द्रव्य अनुपाती क्रिया के नियम को। देखिए, किसी रासायनिक अवक्रिया की दर उसके अभिकारकों की सक्रिय मात्राओं के गुणनफल के समानुपाती होती है। ये द्रव्य अनुपाती क्रिया का नियम है। एकदम सिंपल एक लाइन का रूल है बेटा, ध्यान पूर्वक समझना। किसी रासायनिक अवक्रिया की दर उसके सक्रिय मात्राओं के, उसके अभिकारक के सक्रिय मात्राओं के गुणनफल के समानुपाती होती है। अभिकारक, किसी रासायनिक अवक्रिया में कोई अभिकारक पदार्थ है तो उनकी जो सक्रिय मात्राएं हैं उनका जो गुणनफल है बेटा उस अवक्रिया की दर के समानुपाती होगा। यही क्या है, तो द्रव्य अनुपाती क्रिया का नियम है। ध्यान से समझेंगे। अर्थात रासायनिक अवक्रिया की दर अभिक्रिया की दर इज प्रोपोर्शनल टू अभिकारकों की सक्रिय मात्राओं के गुणनफल के समानुपाती होती है। ये पॉइंट आपको याद है तो बेटा समझ लीजिए, आपको द्रव्य अनुपाती क्रिया का नियम याद है। ये पॉइंट आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक, क्या बोले तो बेटा रासायनिक अवक्रिया की दर उसके अभिकारकों की सक्रिय मात्राओं के गुणनफल के समानुपाती होती है। यही आपका द्रव्य अनुपाती क्रिया का नियम। अब यहां पर समझेंगे, माना कि कोई रासायनिक अवक्रिया माना कि कोई रासायनिक अवक्रिया, सपोज कर लेते हैं A+B चेंज टू उत्पाद। बेटा यहाँ पर डायरेक्टली उत्पाद लिख दे रहा हूं क्योंकि मैं आपको बताऊं यहाँ पर अभिकारकों की सक्रिय मात्राओं के गुणनफल के समानुपाती होता है, सिर्फ अभिकारकों की। यहाँ पर उत्पाद कुछ जो प्राप्त हो रहा है उसे बनने दीजिए, लेकिन बेटा याद रखेंगे
अभिकारकों की सक्रिय मात्राओं के गुणनफल के समानुपाती होता है। ये हमने एक अभिक्रिया मान ली। अब इसी अभिक्रिया का मैं दर समीकरण लिखूं तो दर समीकरण क्या हो जाएगा बेटा, याद रखेंगे यहां पर दर इज प्रोपोर्शनल टू, अभिकारक यहां पर क्या है बेटा, तो ये एक्टिव मास ऑफ ए, एक्टिव मास ऑफ वी। ओके, अभिकारकों की सक्रिय मात्राओं के, सक्रिय मात्रा को मैंने आपको बताया, सक्रिय मात्रा को किससे प्रदर्शित करते हैं, तो बड़े ब्रैकेट से प्रदर्शित करते हैं, जो कि आपको यहाँ पर लिखा हुआ दिख रहा है। अगर मैं इस दर को बोलूं तो बेटा दर को आर से प्रदर्शित करते हैं, तो ये हो जाएगा आर इज प्रोपोर्शनल टू एक्टिव मास ऑफ ए इनटू एक्टिव मास ऑफ वी, ये हुआ। ओके, इसे या करके लिखना चाहे तो बेटा या, यहां से एक कांस्टेंट हटाएंगे और के नियतांक लगाएंगे, तो आर बराबर के इंटू एक्टिव मास ऑफ ए इंटू एक्टिव मास ऑफ वी, ये हुआ बेटा इसका रासायनिक अभिक्रिया की दर का समीकरण। ओके, इतनी बात क्लियर हो गई होगी। अब मैं आपको एक दो एग्जांपल देता हूं, फिर उससे पूछता हूं कि अभिक्रिया दर समीकरण लिख के दिखाइए। चलिए मेरे भाई, तो देखते हैं। मैंने कहा बेटा एग्जाम्पल में मैंने कहा कोई एक रिएक्शन है, सपोज N2 प्लस 3H2 चेंज टू 2NH3, ये मैंने एक अभिक्रिया दी बेटा। मैंने कहा इस अभिक्रिया का दर समीकरण लिखिए, तो आप क्या करेंगे, बिल्कुल आराम से बेटा लिख सकते हैं। दर मतलब किससे प्रदर्शित करते हैं बेटा, आर से। आर इज प्रोपोर्शनल टू एक्टिव मास ऑफ N2 इनटू एक्टिव मास ऑफ H2। ये बात आप याद रखेंगे, जो बेटा इनटू में होता है 3, वो ऊपर पावर के रूप में चला जाता है, तो यहाँ पर कितना पावर हो जाएगा, इसका पावर कितना बेटा 1, मतलब इसका इनटू गुणांक यहाँ पर कोफिशिएंट 1 है, तो इसलिए 1 हो गया, और इसका पावर कितना मेरे भाई 3, तो ये आ गया 3, कुछ इस प्रकार। ओके, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अर्थात इसे हम इतना भी लिख सकते हैं, आर बराबर के इंटू एक्टिव मास ऑफ N2 इंटू एक्टिव मास ऑफ H2 की पावर 3। ये हुआ बेटा इस अभिक्रिया का अभिक्रिया दर समीकरण, आप बड़े आराम से समझ चुके होंगे। इसी तरह एक दो एग्जांपल और मैं आपको कराऊं बेटा। यहाँ पर मैंने कहा मेरे पास और एग्जांपल है कुछ इस तरह, C2O2 चेंज टू 2CO2। ओके, यहाँ पर 2 का मल्टीपल कर दीजिए कुछ इस तरह, तो क्या हो जाएगा बेटा, मैंने आपको बताया अभिकारकों की सक्रिय मात्राओं के गुणनफल के समानुपाती होता है। उत्पाद इस अभिक्रिया दर समीकरण में नहीं लेना है बेटा, इस बात को आप समझ के चलेंगे। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर दर समीकरण लिखते हैं। इसका क्या हो जाएगा बेटा, दर समीकरण दर को हम R से प्रदर्शित करते हैं। R इज प्रोपोर्शनल टू एक्टिव मास ऑफ C2 और एक्टिव मास ऑफ O2 की पावर 2। इसे या करके लिखना चाहें तो R बराबर K इंटू एक्टिव मास ऑफ C2 इंटू एक्टिव मास ऑफ O2 की पावर 2। ये हो जाएगा यहाँ से कुछ इस तरह, बड़े आराम से आप समझ गए होंगे। इसी तरह एक और रिएक्शन दूं, फिर आप कर लेंगे बेटा बड़े आराम से, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी आप किसी बच्चे को। तो चलिए, मैंने कहा बेटा A प्लस 2B प्लस 3C चेंज टू उत्पाद बनेगा। यहाँ पर कुछ सीधी सी बात है, जब ये अभिकारक पदार्थ आपस में क्रिया करेंगे तो उत्पाद तो डेफिनेट बनेगा ही बनेगा। तो यहाँ पर क्या हुआ, इसका दर समीकरण लिखना है, तो बेटा कैसे लिखेंगे, दर समीकरण दर R इज प्रोपोर्शनल टू एक्टिव मास ऑफ A इंटू एक्टिव मास ऑफ V इंटू एक्टिव मास ऑफ C। इसका गुणांक बेटा 2 है तो पावर 2, इसका गुणांक 3 है तो पावर 3। ठीक, या करके लिखना चाहे तो बेटा ये भी लिख सकते हैं, R बराबर K इंटू एक्टिव मास ऑफ A इंटू एक्टिव मास ऑफ V की पावर 2 इंटू एक्टिव मास ऑफ 3।
एक्टिव मास ऑफ C की पावर 3। ये हुआ बेटा आपका फाइनल अभिक्रिया दर समीकरण। बड़े आराम से आप लोग समझ गए होंगे कि सर दर समीकरण द्रव्य अनुपाती क्रिया के नियमानुसार कैसे ज्ञात करते हैं, जो कि मैंने आप लोगों को यहाँ पर करके बताया। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं बेटा। समझा। आगे नेक्स्ट टॉपिक है हमारा अभिक्रिया के वेग के आधार पर रासायनिक अभिक्रिया का वर्गीकरण। बेटा याद रखेंगे अभिक्रिया के वेग के आधार पर रासायनिक अभिक्रियाओं को 3 वर्गों में बांटा गया है। सबसे पहला अति तीव्र गति अभिक्रिया, अति तीव्र गति अभिक्रिया याद रखेंगे बेटा, यहाँ पर एक शब्द गलत लिख गया है, अति होगा यहाँ पर, अति तीव्र गति अभिक्रिया। अति मंद गति अभिक्रिया, तीसरा है बेटा मध्यम गति अभिक्रिया। इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। क्या बोले तो पहला पार्ट है बेटा अति तीव्र गति अभिक्रिया, दूसरा अति मंद गति अभिक्रिया और तीसरा है मध्यम गति अभिक्रिया। ये 3 टाइप हैं अभिक्रिया के वेग के आधार पर अभिक्रियाओं के प्रकार। इन तीनों प्रकारों को हम एक एक करके बारी बारी से नेक्स्ट क्लास में समझेंगे। आज के लिए इतना ही। पढ़ते रहेंगे सभी बच्चे, मन लगा के इस वीडियो को शेयर कर देंगे, लाइक कर देंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। आज के लिए इतना ही। ओके, चलिए।